वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू सिविल सर्विस स्टडी। यूपीपीएससी की टेस्ट सीरीज चल रही थी पीसीएस के लिए पॉलिटी, उसमें हम कवर कर रहे हैं। आज का टॉपिक होगा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट, और यह प्रैक्टिस सेट नंबर 82 81। हमारे टेस्ट ऑलरेडी कंप्लीट हो गए हैं। प्लेलिस्ट उसकी बना रखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। आर ओ का जो एग्ज़ाम है वो कल कंप्लीट हो गया है 2 चरणों में। और जिसने भी टेस्ट सीरीज़ अच्छे से फॉलो की होगी, 400 तक टेस्ट कराए थे, और फुल टेस्ट सीरीज़ पीडीएफ सीरीज जो थी वो ज्वाइन की होगी, उनका पेपर ठीक ठाक गया होगा, अच्छा गया होगा। ठीक है। हिंदी में अगर देखा जाए तो ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन सीरीज से कवर हो गए थे। कम से कम 56 तो हो ही गए थे। अगर 4 क्वेश्चन को छोड़ दें, शुद्ध अशुद्ध जो वाक्य होते हैं वो तो एज इट इज़ मिल ही नहीं सकते। ठीक है। लेकिन वो भी अगर अच्छे से करे होंगे तो उसका पैटर्न तो पता चल गया होगा कि ये किस तरह से करेक्ट किए जा सकते हैं। बाकी जीएस में भी सब कुछ ठीक है। 140 में से 100 प्लस तो सीरीज से था ही। जिन्होंने सीरीज फॉलो की है उन सभी को पता होगा। चलिए हम फोकस करते हैं पीसीएस 17 मार्च पर। तो आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 1, भारत का सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। भारत का सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय एक ही बात है, इंग्लिश में सुप्रीम कोर्ट इसको बोलते हैं, केवल दिल्ली में ही अधिविष्ट हो सकता है। ये पहला स्टेटमेंट तो ये हो गया इसका, और है भी दिल्ली में। भारत का उच्चतम न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली के अतिरिक्त ऐसे स्थानों पर अधिविष्ट हो सकता है जिसे भारत का मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से नियत करे। अब या तो ये सही है या ये सही है। ठीक है। संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। संविधान के अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान के संबंध में उपबंध किया गया है। अगर ये वाली बात भी सच 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 हो जाती है तो पहली वाली बात तो पक्का गलत हो जाएगी। बिल्कुल ये वाली बात सत्य है, 130 में उपबंध किया गया है, और कहीं भी ऐसा किया जा सकता है। सी भी करेक्ट है तो ए ही इनकरेक्ट हो गया। ऐसा नहीं है केवल दिल्ली, कहीं भी, क्योंकि 130 में प्रावधान है, तो उपरोक्त में से पहला गलत है। तो संविधान के अनुच्छेद 130 में उच्चतम न्यायालय के स्थान के संबंध में उपबंध किया गया है। इसमें उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय दिल्ली में या ऐसे अन्य स्थानीय स्थानों में अधिविष्ट हो सकता है जिन्हें भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय समय पर नियत करे। संविधान के अनुच्छेद 140 के तहत संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध बना सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के लिए परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारिता का उपबंध किया गया है। ये वही चीज़ है कि सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकता है राष्ट्रपति। ठीक है। वो अनुच्छेद 143 में, लेकिन दोनों बाध्य नहीं है एक दूसरे के लिए। तो संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारिता का उपबंध है। तीसरा प्रश्न है, संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की डैश की शक्ति का प्रावधान है। तो क्या आएगा इसमें? इसमें आ जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, राष्ट्रपति ही मांग सकता है। तो संविधान के अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की राष्ट्रपति शक्ति का प्रावधान है कि राष्ट्रपति कोई सलाह मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय वो सलाह मांग रहा है तो उसको सलाह देने के लिए बाध्य भी नहीं है। अगर उसने सलाह दे दी तो राष्ट्रपति भी मानने के लिए बाध्य नहीं है, दोनों स्वतंत्र हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस संबंध में भारत का सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है। ठीक है। इंडिया के सुप्रीम कोर्ट का इनमें से कौन सा अपीलीय क्षेत्राधिकार नहीं है, यानी अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। सिविल एवं आपराधिक मामलों में, संवैधानिक मामलों में, राज्य संघ एवं राज्यों के बीच विवादों के मामले में, संविधान के अनुच्छेद 136 के मामले में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के पास अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार भी है, और एक तीसरा है सलाहकारी क्षेत्राधिकार, जिसमें 143 में बात हुई थी। तो यहाँ अपीलीय के बारे में पूछ रहा है। अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल एवं आपराधिक मामलों में है, इसका संवैधानिक मामलों में है, संविधान के अनुच्छेद 136 के मामले में है। ठीक है। सी वाला इसमें नहीं होगा क्योंकि ये इसका ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है, यानी प्रारंभिक या आरंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है। संघ एवं राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक तरफ 3-4 राज्य हो गए, दूसरी तरफ अकेला एक राज्य कोई हो गया, तो ये सारे जो विवाद हैं ये सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले सुनेगा। ठीक है। तो उच्चतम न्यायालय देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, यानी अपीलिएट कोर्ट है ये। और संविधान के अनुच्छेद 132 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को निम्न मामलों में अपीलीय क्षेत्राधिकार है, यानी अपीलिएट ज्यूरिसडिक्शन है इसका। संवैधानिक मामलों में अनुच्छेद 132 में प्रावधान है
दीवानी या सिविल मामलों में अनुच्छेद 133 में प्रावधान है। आपराधिक या फौजदारी मामलों में अनुच्छेद 134 में प्रावधान है। और क्या है? उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई विशेष इजाज़त से अपील अनुच्छेद 136 में प्रावधान है। जबकि संघ एवं राज्यों के बीच विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या आरंभिक क्षेत्राधिकार, ठीक है, हिंदी में शब्द बदल जाते हैं, दिक्कत भी होती है उससे, लेकिन इंग्लिश में हमेशा शब्द सेम रहते हैं। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ठीक है, यह सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार है। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाइए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। दो कथन है, कौन सा इसमें सही होगा? संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्यों के उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति केवल भारत के सर्वोच्च न्यायालय और राज्य के उच्च न्यायालयों में निहित है। यानी ये कहना चाह रहा है किसी स्टेट के जिला न्यायालय में नहीं होगी, दीवानी या सिविल न्यायालय जो होते हैं छोटे, उनमें नहीं होगी। बिल्कुल ठीक बात है। केवल हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ही रिट जारी करने की शक्ति है। 5 प्रकार के वो रिट हैं, आपको पता होगा कौन कौन से हैं। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को और 226 के तहत हाई कोर्ट को है। अब इसने अनुच्छेद 32 में दोनों सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट डाल दिए, तो गलत है पहला स्टेटमेंट, केवल दूसरा वाला ही सही है। तो कथन एक सही नहीं, क्योंकि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकता है, अपील कर सकता है। मूल अधिकारों के उल्लंघन पर रिट जारी करने की शक्ति केवल सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के पास है, ठीक है। और सर्वोच्च न्यायालय केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन पर ही रिट जारी कर सकता है, जबकि उच्च न्यायालय जो है, यानी हाई कोर्ट जो होते हैं स्टेट के, वो मूल अधिकारों के अतिरिक्त अन्य मामलों में भी रिट जारी करने की उनकी शक्ति है। यानी उनकी शक्ति बड़ी हो गई फिर, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से। तो इस तरह उच्च न्यायालय को रिट जारी करने के संबंध में जो अधिकारिता है वो सर्वोच्च न्यायालय से ज़्यादा व्यापक है। उच्चतम न्यायालय को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय को, सुप्रीम कोर्ट को मूल अधिकारों का संरक्षक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? संविधान के अनुच्छेद 143 में सर्वोच्च न्यायालय के परामर्शदात्री या सलाहकारी अधिकारिता का उपबंध किया गया है। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विधि अथवा तथ्य के किसी प्रश्न पर परामर्श के लिए मामला भेजा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई सलाह को राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं है। ये वही बात है जो ऊपर बता रहे थे। देखिए, संविधान पूर्व की संधियों एवं समझौतों से उत्पन्न हुए विवादों को भी राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को भेजा जा सकता है। ये सारे के सारे करेक्ट हैं, तीनों के तीनों, ठीक है। परामर्शदात्री सलाहकारी 143 आर्टिकल के तहत। तो डी है इसका आंसर। उपरोक्त सभी, एक्सप्लेनेशन की आवश्यकता इसमें है नहीं, क्योंकि सारे के सारे करेक्ट हो गए। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वोच्च न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का आरंभिक या प्रारंभिक अधिकारिता के अंतर्गत नहीं आता है, पूछ रहा है। यानी कौन सा ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में इसके नहीं आएगा। भारत सरकार और एक राज्य या अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद, एक तरफ भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों या दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। इसको ऐसे समझिए जैसे कोई स्टेट है, यूपी है, इधर सारे के सारे दूसरे स्टेट हो गए, ठीक है। तो ये सुप्रीम कोर्ट के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत। एक तरफ यूपी है, दूसरी तरफ उत्तराखंड है, दोनों राज्य विवाद कर रहे हैं, ये भी ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का। एक तरफ केवल केंद्र हो गया और सारे के सारे राज्य एक तरफ हो गए, ठीक है। तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आएगा। लेकिन एक लाइन यहाँ लिखी है, दो या दो से अधिक राज्यों के निवासियों के बीच विवाद। तो इन निवासियों का फंडा इसमें नहीं है, ये गलत है, और यही आंसर अपना, क्योंकि यही गलत है, ठीक है। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, ना कि राज्यों के निवासियों के बीच विवाद, ये गलत है। ये देखिए, संविधान के अनुच्छेद 131 में उच्चतम न्यायालय के आरंभिक, प्रारंभिक या मौलिक क्षेत्राधिकार के संबंध में प्रावधान किया गया। देखिए, हिंदी में कितना कन्फ्यूजन है, या आरंभिक दे देगा, प्रारंभिक दे देगा, मौलिक दे देगा, कुछ भी दे देगा, अंग्रेजी में सेम रहेगा, ठीक है। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यह सर्वोच्च न्यायालय का अनन्य क्षेत्राधिकार है, ये ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन अनन्य क्षेत्राधिकार है, यानी एक्सक्लूसिव राइट है इसका सुप्रीम कोर्ट का, और इसकी सुनवाई किसी और न्यायालय में नहीं की जा सकती।
इसमें शामिल हैं वो कौन कौन से विवाद? भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद, ठीक है। एक तरफ भारत सरकार और किसी राज्य या राज्य, और दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद है, ना कि राज्यों के निवासियों के बीच विवाद। ये चीज़ याद रखिएगा। किसी विवाद में यदि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न अंतर्निहित है जिस पर किसी विधिक अधिकार का अस्तित्व या विस्तार निर्भर है, तो वे सुप्रीम कोर्ट के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आते हैं, यानी इसी के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 दो स्टेटमेंट वाला है। पहला स्टेटमेंट है, संसद जो है, संसद वो उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी अधिकारिता वही है जो संविधान ने प्रदान की है। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के अधिकारी और सेवक संबद्ध मुख्य न्यायमूर्ति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और न्यायालयों का प्रशासनिक खर्चा भारत की संचित निधि पर भारित होता है। देखिए, संसद विस्तार कर सकती है, गलत है पहला स्टेटमेंट। उच्च न्यायालय की अधिकारिता का विस्तार कर सकती है संसद विधि द्वारा, क्योंकि दूसरा वाला सही है। अरे गलत हो गया दूसरा भी, क्या? उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के अधिकारी और, हाँ 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 हाँ, पढ़ते ही नहीं चला जाना, ठहरना भी है, ठीक है। पहला गलत है क्योंकि विस्तार कर सकती है। दूसरा गलत है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के संचित निधि पर भारित होंगे, यहाँ राज्य का हाई कोर्ट भी तो लिखा है, तो उसके राज्य की संचित निधि के, ठीक है, इसी की वजह से ये भी गलत हो गया। दोनों के दोनों गलत हैं, पढ़ते ही चले गए, ठहरना था। तो संविधान के अनुच्छेद 138 के तहत संसद उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता एवं शक्तियों में विस्तार कर सकती है, तो विस्तार कर सकती है, अनुच्छेद 138 में प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय का प्रशासनिक खर्च भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जबकि उच्च न्यायालय का प्रशासनिक खर्च राज्य की संचित निधि पर भारित होता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आ जाइए। किसे संविधान का अभिभावक या संरक्षक यानी गार्जियन कस्टोडियन माना जाता है? संविधान का संसद नहीं है, केंद्रीय मंत्रिमंडल नहीं है, राष्ट्रपति नहीं है, यह है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय को संविधान का अभिभावक या संरक्षक माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसके पास है? सर्वोच्च न्यायालय के पास। क्वेश्चन नंबर 10, 4 में से एक गलत होगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते समय भारत के राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से विचार विमर्श करना पड़ता है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है, जिस पर संसद में मतदान नहीं होता है, नहीं होता है लिखा है। और भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को बिना सरकारी हस्तक्षेप के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। तो चौथा कौन सा? केवल संसद को अधिकार है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती एवं वृद्धि कर सकती है। यही गलत है, डी वाला। पहला सही है, दूसरा सही है, तीसरा सही है, ठीक है। संसद को अधिकार है, केवल संसद को अधिकार है कि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र शक्तियों में कटौती थोड़ी कर सकती है, गलत है, डी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 138 में उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि के संबंध में उपबंध है। संसद को उच्चतम न्यायालय के न्याय क्षेत्र में शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है, ठीक है, किंतु संसद विधि द्वारा इनमें वृद्धि कर सकती है, इस चीज को याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11, इंपॉर्टेंट प्रश्न। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। कंफ्यूजन रहता है इसमें भी, वो तदर्थ है दूसरा। तो भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश, इंग्लिश में बोलते हैं इसको एक्टिंग चीफ जस्टिस, की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संविधान के अनुच्छेद 126 के तहत भारत के कार्यवाहक या कार्यकारी मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान में ही प्रावधान है अनुच्छेद 126 में, ठीक है। इसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित स्थितियों में की जा सकती है: जब मुख्य न्यायमूर्ति का पद रिक्त हो, अस्थायी रूप से मुख्य न्यायाधीश जो है, न्यायाधीश या न्यायमूर्ति एक ही बात है, अनुपस्थित हो, ठीक है। अनुपस्थित किसी कारणों से भी हो सकते हैं, वो देश के बाहर गए हों, बीमार हों। मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति अपने दायित्वों के निर्वहन करने में असमर्थ हो, ठीक है। असमर्थ कैसे भी हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं, इसलिए असमर्थ होंगे। उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति की सलाह या परामर्श नहीं लेता। राष्ट्रपति किसी की सलाह या परामर्श नहीं लेता, इस चीज को भी याद रखिएगा।
देखिए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से तो लेता ही है, ठीक है। तो यहाँ कुछ क्या हो गया है नाटक। भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति भारत के मुख्य न्यायमूर्ति के परामर्श से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये बात तो अखंड सत्य है, ठीक है, ये तो है ही सत्य। उच्चतम न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति की नियुक्ति, ठीक है, भारत के कार्यवाहक, हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाइए। तदर्थ न्यायाधीश यानी एडहॉक जज की नियुक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। संविधान के अनुच्छेद 125 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। भारत का राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालयों में की जाती है। देखिए ऊपर था कार्यवाहक, कार्यवाहक की नियुक्ति कर रहे थे राष्ट्रपति, सलाह किसकी ले रहे थे, मुख्य न्यायमूर्ति से। लेकिन तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का, और अनुच्छेद 127 में उसका प्रावधान है, ना कि 125 में। और भारत का राष्ट्रपति तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं करता, चीफ जस्टिस करता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट में की जाती है, ठीक है। और वो जो जज होते हैं वो हाई कोर्ट से लिए जाते हैं स्टेट के। तो कोई भी इनमें सही नहीं है, डी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से एवं संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या न्यायमूर्ति के परामर्श से तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तदर्थ न्यायाधीश जो हैं वो हाई कोर्ट से लिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में बैठाए जाते हैं। उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय के ऐसे न्यायाधीश को, ध्यान से सुनिएगा, हाई कोर्ट के ऐसे न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करता है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए सम्यक रूप से योग्य है। अब ये प्रश्न ऐसे पूछ ले तो स्टेटमेंट बनाकर निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधित तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है, यानी एडहॉक जज। तो ठीक है, 27 में है, 127 में है। केवल सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त होंगे। कहाँ से नियुक्त होंगे, हाई कोर्ट से लिए जाएंगे। तो करेक्ट है दोनों के दोनों स्टेटमेंट, सी है इसका आंसर। संविधान के अनुच्छेद 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में प्रावधान है। उच्चतम न्यायालय के सत्र को आयोजित करने या चालू रखने के लिए न्यायाधीशों की गणपूर्ति ये क्यों की जाती है, वो चीज़ लिखी है। ये गणपूर्ति या कोरम पूरा नहीं है तो तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति उतनी अवधि के लिए की जाती है जिस संदर्भ में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा लिखित रूप से अनुरोध किया जाता है। तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रावधान केवल भारत के सुप्रीम कोर्ट के संदर्भ में है, किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट के संदर्भ में नहीं है। हाई कोर्ट के जजों को उठाकर सुप्रीम कोर्ट में बैठाया जाता है गणपूर्ति को पूरा करने के लिए। ये सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, राज्य की विधानसभा का। चलिए देख लेते हैं। राज्य विधानसभा द्वारा पारित साधारण विधेयक की बात हो रही है। साधारण विधेयक को राज्य विधान परिषद कितने समय के लिए रोक कर रख सकती है। तो ये हो गया राज्य का विधानमंडल, ये हो गया इसका राज्य विधानसभा, ये हो गई राज्य विधान परिषद, ये हो गया राज्य का राज्यपाल। ये तीन इसके हो गए। अब किसी किसी स्टेट में तीनों हैं, अधिकतर स्टेट में विधानसभा है और राज्यपाल है। तो ये कह रहा है राज्य की विधानसभा द्वारा पारित कोई साधारण विधेयक, इसने कोई साधारण विधेयक पारित किया, इसके पास भेजा, तो ये उस साधारण विधेयक को विधान परिषद जो है कितने समय के लिए रोक सकती है। 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 4 महीना। ये रोक सकती है 4 महीना। ए है इसका आंसर। इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो संविधान के अनुच्छेद 197 में प्रावधान है कि राज्य की जो विधान परिषद है, राज्य की विधान परिषद होती है राज्य का उच्च सदन, ठीक है। किसी साधारण विधेयक को अधिकतम 4 महीने के लिए रोक सकती है। पहली बार में रोकेगी 3 महीने के लिए और दूसरी बार में रोक लेगी वो 1 महीने के लिए, टोटल हो गए 4। किसी साधारण विधेयक का प्रारंभ राज्य विधान परिषद में होता है तो और राज्य विधानसभा द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाता है तो वो विधेयक जो है वो समाप्त हो जाता है। राज्य विधानमंडल के संबंध में संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, ऐसा केवल केंद्र में है। क्वेश्चन नंबर 15 है, 2 स्टेटमेंट वाला है। क्या कह रहा है पहला स्टेटमेंट, उच्चतम न्यायालय का प्रत्येक न्यायाधीश अपनी शपथ या प्रतिज्ञान संविधान के राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की दूसरी अनुसूची में दिए गए प्रारूप के अनुसार लेगा। देखिए 12 अनुसूचियाँ भारतीय संविधान में, किस में क्या है सब पता होना चाहिए आपको। शपथ तो तीसरी अनुसूची में, दूसरी में तो वेतन भत्ते हैं, तो गलत है पहला स्टेटमेंट। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते की बात हो रही है, जिसे संसद में मतदान के लिए रखा जाता है। मतदान तो इसमें होता ही नहीं है, गलत है दोनों के दोनों स्टेटमेंट। डी है इसका आंसर। तो उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 124(6) में उपबंध है कि सुप्रीम कोर्ट का प्रत्येक न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष संविधान की तीसरी अनुसूची के तहत शपथ लेगा, न कि दूसरी अनुसूची के तहत। और संविधान के अनुच्छेद 125 में सुप्रीम कोर्ट के वेतन भत्ते सुप्रीम कोर्ट के जजों के वेतन भत्ते के संबंध में उपबंध है कि संसद विधि द्वारा समय समय पर वेतन का निर्धारण करेगी। इसके न्यायाधीशों का वेतन संविधान की दूसरी अनुसूची के तहत भारत की संचित निधि पर भारित होता है, किंतु संसद में इसे मतदान के लिए नहीं रखा जाता, याद रखिएगा। ठीक है, संसद के मताधीन नहीं है वो। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 16 है, सुप्रीम कोर्ट के जो सेवानिवृत्त जज हैं पद मुक्ति के बाद भारत के किस न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? किसी भी राज्य के दीवानी न्यायालय में, किसी भी राज्य के जिला सत्र न्यायालय में यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में, किसी भी न्यायालय में नहीं। देखिए, कोई हाई कोर्ट का जज है, ठीक है, वो 65 वर्ष की आयु के बाद तो रिटायर होते हैं। अब इस आयु के बाद भी उन्हें किसी काम करने की जरूरत है क्या? करने वाले करते हैं, लेकिन इजाज़त नहीं देता संविधान, तो किसी भी न्यायालय में नहीं कर सकते वो। बी है इसका आंसर। तो संविधान के अनुच्छेद 124(7) में प्रावधान है कि सुप्रीम कोर्ट के जज यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी न्यायालय या किसी प्राधिकारी के समक्ष वकालत या कार्य नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम कितने न्यायाधीश होने चाहिए? संविधान की व्याख्या करनी है, वो पीठ बोलते हैं इसको, पीठ, जजों की पीठ बोलते हैं। तो कितने लोग बैठेंगे? 2 से नहीं होगा काम, 5 बैठेंगे, 5। ठीक है, 5 जजों की पीठ बैठेगी। ए है इसका आंसर। तो उच्चतम न्यायालय में संविधान की व्याख्या से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, जबकि अन्य मामलों का निर्णय सामान्यतः 3 न्यायाधीशों की पीठ करती है, जो बेंच बोल दो इंग्लिश में इसको। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाइए। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए वेतन का प्रावधान कौन करता है? लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, संसद? क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है संसद, इंडियन पार्लियामेंट। वो भी कैसे? संविधान के अनुच्छेद 125(1) में प्रावधान है कि संसद विधि द्वारा समय समय पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए वेतन का प्रावधान करेगी। क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाइए। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद की सिफारिश के आधार पर, राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर यानी इम्पीचमेंट। तो विशेष बहुमत पारित करना पड़ेगा दोनों सदनों में, साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर। ठीक है, राष्ट्रपति की सिफारिश के आधार पर सिफारिश लेनी पड़ेगी संसद की। तो ए और सी, यहाँ सॉरी सी होना चाहिए, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई, यानी ए और सी इसका आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प डी इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह से वो भी हटते हैं, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक। वो महान्यायवादी कैसे हटते हैं? वो तो राष्ट्रपति के प्रसाद पे यंत्र है, प्रधानमंत्री भी प्रसाद पे यंत्र है। तो ए और सी है यहाँ भी। तो संविधान के अनुच्छेद 124(4) में प्रावधान है कि उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसे पद से हटाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को उसके पद से भारत का राष्ट्रपति, ठीक है, भारत का राष्ट्रपति संसद की सिफारिश के आधार पर हटा सकता है। ठीक है, जब संसद कैसे काम करता है? जब संसद विशेष बहुमत द्वारा संबंधी प्रस्ताव को राष्ट्रपति के समक्ष उसी सत्र में रखती है, तो राष्ट्रपति हटाने का आदेश जो है जारी कर सकता है। और एक चीज़ और भी सुन लीजिएगा, अभी तक उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग नहीं चलाया गया है। इसका पहला मामला न्यायाधीश बी रामास्वामी के संबंध में उठा था 1991-93 में, लेकिन लोकसभा में वो पारित नहीं हो सका। दोनों सदनों में पारित होता, फिर राष्ट्रपति के पास जाता, तभी तो हटते वो। 20वां प्रश्न अंतिम प्रश्न है। अंतिम प्रश्न क्या कहता है? 2 स्टेटमेंट वाला है। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है। उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन नियम बना सकता है। संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा हो जाए निर्धारित है। कौन सा इसमें सही है?
देखिए दूसरा स्टेटमेंट कहना चाह रहा है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है, वो 50 साल में हाई कोर्ट का जज बन गया, सुप्रीम कोर्ट का जज बन गया। अब यानी वो 56 का जब होगा तो उसे रिटायर हो जाना चाहिए? नहीं, केवल 65 वर्ष की आयु का प्रावधान है, इसमें कार्यकाल उसका निर्धारित नहीं है। ठीक है, 50 साल से कोई 65 साल तक 15 साल बन जाए, उसमें क्या दिक्कत है उसमें? तो ये गलत है, ये सही है, लेकिन कटेगा तो पूरा वाला स्टेटमेंट, तो केवल पहला वाला सही है, ए है इसका आंसर, केवल एक सही है। तो उपरोक्त में से कथन 2 गलत है, केवल एक यहाँ पर सही है, क्योंकि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल तय नहीं किया गया है। संविधान के अनुच्छेद 124(2) में उपबंध है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वो 65 वर्ष की आयु कंप्लीट नहीं कर लेता। तो कार्य अवधि कोई नहीं है, ठीक है, ये राष्ट्रपति नहीं है जो 5 साल के बनेंगे, प्रधानमंत्री नहीं है 5 साल के लिए। उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बना सकता है, पहला वाला स्टेटमेंट सही है। तो 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, आगे एक और टेस्ट इसमें लगेगा तभी ये कंप्लीट होंगे। बाकी ये सीरीज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको फॉलो करते रहिए, जितने भी टेस्ट होंगे। 17 मार्च को जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा होगी पूरी तरह से हेल्प करेगी आपकी। धन्यवाद।